हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल अवेयरनेस करेंगे जून 2024 तक का। तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन जो था मार्च में 1.78 ट्रिलियन पहुंच गया था, जो कि 2017 के कंपैरिजन में सेकेंड हाईएस्ट है। जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो टोटल 11.5% की ग्रोथ दिखाई है ओवर द सेम मंथ ईयर अगो। मतलब पिछले साल इसी टाइम पर 2011 11.5% बढ़ चुका है उससे। ठीक है। द हाइएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन वॉज रिकॉर्डेड एट 1.87 लाख करोड़ इन अप्रैल 2023। तो अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ यानी 1.87 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ का मतलब होता है 1 ट्रिलियन, इतना कलेक्शन हुआ था। और सेकेंड हाइएस्ट हो गया आपका 1.78 वाला ये। The Finance Ministry said that total GST revenue receipts of the center and the states in the just concluded financial year were strong and consistent. In financial year 24, the center and the states reported gross GST collection of 20.14 ट्रिलियन। ये डेटा याद कर लीजिएगा कि पूरे फाइनेंशियल 24 में कितना हुआ, 20.14 ट्रिलियन यानी 20.14 लाख करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में 11.7% ज़्यादा है। Also, I would like to inform you that this video is for educational purposes only. Please pause the video and go through the copyright disclaimer. इसके बाद इकरा की बात करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पार्क्स इंडियाज इकोनॉमी डिस्पाइट इन्फ्लेशन जियो पॉलिटिकल क्राइसिस। इकरा जो कि मूडी की एक इन्वेस्टमेंट सर्विस कंपनी है, उसने बताया है कि जो इन्फ्लेशन के बाद भी कैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसके बारे में बताया है। इकरा की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 1991 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में। ये इंपॉर्टेंट है। रेटिंग एजेंसी है इकरा एक, जिसको इंडियन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिस हैं, जो उनका मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पर जो कमोडिटी प्राइसेस और जो ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इंडिया में उसके बारे में उन्होंने कमेंट किया है। इकरा है क्या? ये एक जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में? मूडीज़ के। ठीक है। मूडी और मूडीज़ जो कि आपको पता है रेटिंग एजेंसी है, उसके और इंडियन कमर्शियल बैंक, इन दोनों के बीच का एक जॉइंट वेंचर है इकरा। ठीक है। 1991 में बना था, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, इतना इंपॉर्टेंट है। कंपनी चेंज इट्स नेम टू इकरा लिमिटेड एंड वेंट पब्लिक ऑन 13 अप्रैल 2007। तो 2007 में ये पब्लिक हो गई थी, यानी कि इसका स्टॉक्स आ गए थे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई थी। अभी दिसंबर 2020 के हिसाब से मूडी का जो टोटल जो मूडीज कॉर्पोरेशन है उसमें इसका कितना हिस्सा है? 51.86%। मतलब मेजोरिटी इसके किसका है? मूडीज का, इसीलिए इसको इकराज मूडी बोलते हैं। द एजेंसी ऑन मंडे फोरकास्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट 7.6 फॉर 24 एंड 6.5 फॉर 25। तो मतलब 2024 जो अभी साल निकल गया उसके लिए उन्होंने ग्रोथ कितना गेस किया है? 7.6% अपना जो फोरकास्ट दिया है, और अगले साल के लिए 2025 के लिए 6.5%। India's economy soared ahead in the December quarter, the third quarter of financial year 24, with a surprise growth of 8.4%। इंडियन इकोनॉमी जो थी दिसंबर क्वार्टर में बहुत तेजी से ग्रो करी थी और 8.4% का ग्रोथ था उसमें। Belying fears of tempering as the manufacturing, electricity and construction sector put up a robust show। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन ये सब सेक्टर्स अच्छे खासे ग्रो कर गए थे, इसलिए 8.4% का हो गया था। तो सिर्फ 24 का इन्होंने फोरकास्ट दिया 7.6%, 25 के लिए बोला 6.5%। वॉर्बर अक्वायर श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस फॉर 4630 करोड़। तो यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट जायंट है वॉर्बर्ग पिनकस एलएलसी। एलएलसी मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इन्होंने एक्वायर कर लिया किसको? श्रीराम ग्रुप हाउसिंग फाइनेंस को। ठीक है। तो श्रीराम ग्रुप आप लोग को पता होगा, उसका जो हाउसिंग फाइनेंस आर्म है उस सब्सिडरी को उन्होंने 4630 करोड़ में एक्वायर कर लिया। किसने? वॉर्बर पिनकस ने। वॉर्गर पिंकस पे acquire a controlling stake in Shriram Housing Finance Limited from Shriram Finance Limited and other sellers through its affiliate Mango Crest Investment Limited। तो वॉर्बर का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा? मैंगो क्रेस्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा होगा। और श्रीराम हाउसिंग का, फाइनेंस का नहीं, हाउसिंग का सारा स्टेक ले रहे हैं 4630 पे। ठीक है। श्रीराम फाइनेंस का उसमें कितना परसेंट था? 85%, वो ये ले रहे हैं। और बाकी सारा किसका? प्राइवेट इक्विटी है, जैसे कि विलियन पार्टनर एलपी मॉरिशस, इनके पास बचा हुआ 15% है। नेक्स्ट न्यूज बताता है रिटेल इन्फ्लेशन इजेस अ बिट इन अप्रैल बट फूड प्राइसेस आर अप। सीपीआई इन्फ्लेशन is above RBI's target of 4% but has stayed within tolerance range of 2 to 6%। आप लोगों को पता होगा इन्फ्लेशन 4% रखने का प्रयास किया जाता है, जिसकी रेंज रखी जाती है ±2%, 2 से 6% के बीच रखने की कोशिश की जाती है। रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल में कितना हो गया? 4.83%। ठीक है। मार्च में कितना था? 4.85, मतलब 0.02% की गिरावट आई है। क्यों आई है? क्योंकि फ्यूल प्राइसेस कम हुए हैं। उस समय कम हुए थे अप्रैल में, अभी तो हम लोग पुराना डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको अभी के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। इंडियाज कंज्यूमर प्राइस, आप लोग को पता होगा कि जो इन्फ्लेशन होता है वो दो तरह से देखा जाता है, WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI।
तो CPI बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन हैज बीन ईजिंग सिंस दिसंबर 2023 व्हेन इट रोज 5.69%, मतलब दिसंबर 2023 में 5.69% हो गया था, फिर जनवरी में 5.10 हुआ, फरवरी में 5.09 हुआ, मार्च में 4.85 हुआ और अप्रैल में कितना हो गया 4.83%. CPI inflation remained above the central bank's target of 4% but has stayed within its tolerance range of 2 to 6% for the 8th consecutive month. मतलब पिछले 8 महीनों से 2 से 6% के बीच में ही चल रहा है. ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन जो था वो 8.7% हो गया किसमें, अप्रैल में, जो कि 8.52 से बढ़ गया. मतलब फूड इन्फ्लेशन अलग से देखा जाएगा तो फरवरी में 8.66 था, फिर मार्च में 8.52 हुआ और अप्रैल में बढ़ के 8.70 हो गया. ठीक है. RBI dividend likely to stay at fiscal year 24 level. The dividend that the RBI transfers to the central government in fiscal year 25 will likely to be in the same range or slightly more than in the previous fiscal year. Two people aware of the matter said. तो देखिए डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली आरबीआई जो भी अर्निंग कर रहा है अपने प्रॉफिट ओवरऑल जो अपना ईयर एंड पे अर्न कर रहा है वो हिस्सा वो किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है. तो ऐसा गेस किया गया है कि जो फिजिकल ईयर 24 में जितना उसने शेयर डिविडेंड दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो उससे बढ़ करके 25 में देने वाले हैं. ठीक है, ये प्रेडिक्शन है. Meanwhile, the dividend that the center will receive from public sector banks during fiscal 25 could be higher than what it received. यही साथ ही कहा गया है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें भी इस बार डिविडेंड बढ़ जाएगा. जो स्टेट ओन बैंक है वो भी 24 से ज़्यादा होगा, ये भी गेस किया गया है. ठीक है, मतलब ये फोरकास्ट किया गया है. प्रॉफिट्स ऑफ स्टेट ओन बैंक क्रॉस 98,000 करोड़. जो स्टेट ओन बोन यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका प्रॉफिट करीब 98,000 करोड़ हो चुका है पहले 3 क्वार्टर में. मतलब कि जो आपका मार्च से जून वाला, अप्रैल से जून वाला, फिर सितंबर वाला, दिसंबर, इन सिर्फ इन्हीं 3 क्वार्टर का 98,000 करोड़ हो चुका है. और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 का टोटल प्रॉफिट 1.3 ट्रिलियन यानी 1.3 लाख करोड़ के आसपास होगा. ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 24 द गवर्नमेंट हैड पेग्ड एट 17% हायर डिविडेंड एट ₹48,000 करोड़ फ्रॉम द आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंस सिस्टम. तो इसका 17% हायर डिविडेंड इनको मिलने की उम्मीद थी. पहले 48,000 करोड़ था, उसको तो वैसे ही पार कर चुके हैं. तो उम्मीद है कि 24 से ज़्यादा होगा, मतलब फाइनेंशियल 24 से ज़्यादा मिलेगा 25 में. आरबीआई आस्क्ड एनबीएफसीज टू स्टिक टू लोन पे आउट लिमिट ऑफ 20K. ये क्या, आरबीआई ने वार्न किया है एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को कि वो कैश पे आउट, ज़्यादातर गोल्ड लोन के लिए कहा गया है. ये आईआईएफएल फाइनेंस आपको पता होगा, उस पर रेगुलेटरी एक्शंस हुए थे कि वो लोग गोल्ड लोन अच्छा खासा दे रहे थे, लेकिन क्या कर रहे हैं कि 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश पे आउट नहीं करना, ये आरबीआई का कहना है. ये लॉ है इसके लिए. और इसके लिए क्या करते हैं एनबीएफसी क्या कर रहे हैं, एक इंडेमनिटी लेटर ले लेते हैं कस्टमर से ये बोल करके कि अगर इसका कल को इनकम टैक्स की तरफ से इसमें कोई भी वायलेशन आता है तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो बोरोवर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आरबीआई ने इसमें स्टेप इन किया और कहा है कि विजिलेंस का मैटर है, इसलिए 20,000 से ऊपर आपको नहीं देना. एंड दिस इज टर्म्ड एज सिस्टमिक रिस्क. सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, ये आपने बेसिल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यू कैन गो बैक टू माई चैनल एंड वॉच द बेसिल नॉर्म्स. Thank you for watching and do subscribe the channel. Do like and share. If you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time.